इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो ये दोनों एक्सिस आपस में कैसी हैं बच्चों? तो आई अबाउट एनी एक्सिस कितना होता है बच्चों? आई सी एम प्लस एम एक्स स्क्वायर। आई सी एम का क्या मतलब होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज इंपॉर्टेंट वर्ड, सेंटर नहीं है ना। प्लस एम, एम क्या ऑब्जेक्ट का, एक्स क्या है, ये डिस्टेंस। जैसे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। इसके ये एक्सिस कैसी भी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? पैरेलल। आई अबाउट एनी पैरेलल एक्सिस इज इक्वल टू आई सी एम, वो वाली एक्सिस जो इसके पैरेलल और कहां से पास कर रही है, प्लस एम डी स्क्वायर या कह दो एम एक्स स्क्वायर। जैसे रिंग का फिर इसके अबाउट क्या हो जाएगा? एम एक्स की जगह पे क्या रख दूंगा, आर। तो सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट रिंग का क्या होता है? प्लस एम आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? तो ये हर तरह के ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होती है, 2D एज वेल एज 3D ऑब्जेक्ट्स। और ये जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है, दिस इज ओनली वैलिड फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। ये क्या कहता है? कहता है अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसका ये क्या है बच्चों? सेंटर ऑफ मास। तो उससे पास होती हुई तीनों एक्सिस एक्स वाई एंड दो एक्सिस तो उसी ऑब्जेक्ट के प्लेन में होनी चाहिए, और तीसरी एक्सिस जो है वो प्लेन के। तो जो परपेंडिकुलर वाली है तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस सेंटर ऑफ मास से कौन सी एक्सिस पास हो रही है? तीनों। सेंटर ऑफ मास से कौन सी हो रही है? और उसमें भी z कैसी है, और एक्स और वाई किस में है? प्लेन में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जनरली पर हम इसको लगा तभी पाते हैं जब सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो। कैसा ऑब्जेक्ट हो? सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होने से फायदा क्या होता होगा? आई अबाउट एक्स एंड वाई कैसा हो जाता है? जैसे कि अगर ये कोई सिमेट्रिक रिंग है, मान लीजिए ये ऐसी रिंग बनाओ तो ये क्या है बच्चों? अपने पास एक रिंग है, तो ये वाई एक्सिस हो गई और ये कौन सी एक्सिस हो गई? तो जैसा एक्स एक्सिस के अबाउट ऊपर और नीचे है, वैसा ही वाई के अबाउट दाएं और बाएं है। ठीक है बच्चों? तो जैसा इसके अबाउट ऊपर और नीचे है, वैसे इसके अबाउट लेफ्ट और राइट में है। तो जो इस एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही वाई एक्सिस के अबाउट होगा। तो फायदा क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल रिंग का मान लीजिए डायमीटर के अबाउट निकालना है। किसके अबाउट निकालना है? तो बच्चों ये कोई भी डायमीटर ले सकते हो। इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया और इसको मैंने, और बाहर को कौन सी एक्सिस होगी? तो वो एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, वो एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द, उसके अबाउट रिंग का क्या होता है? तो z के अबाउट कितना हो गया? नहीं समझ में आया? तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई एक्स, और वाई के अबाउट कैसा है? सेम। एक्स और वाई के अबाउट कैसा है? तो एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई एक्स या 2 टाइम्स, तो आई एक्स कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाय 2। आई वाई कितना हो जाएगा? इसलिए सिमेट्रिक बॉडीज के अबाउट जनरली हम लोग इसको लगा पाते हैं। यहाँ तक कुछ दोबारा बताऊं? आगे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर ऑब्जेक्ट की याद होनी चाहिए, या है ना? फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप कुछ भी कर नहीं सकते। जैसे रिंग का कितना होता है? एम आर, जैसे अपनी पहले भी बात हुई है, दिख रहा है होगा सबको इतना तो थोड़ा थोड़ा तो, कि अपने पास मान लो एक च्युइंग गम है, क्या है? यहाँ पे रखी हुई है हमने, ये एक्सिस है, इसे आर डिस्टेंस की दूरी पे रखी हुई है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? पॉइंट पार्टिकल की तरह ही है।
इस च्युइंगम को इधर एक्सिस को तो ऐसे ही रखा, च्युइंगम को यूं पकड़ के ये खींच लिया, क्या बन गया? पर मास चेंज हो गया था खींचने से? क्या एक्सिस से पहले डिस्टेंस आर था, अभी भी कितना है? तो ना तो मास चेंज हो ना ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम कितना? mr²। अब ऐसे कोई भी अगर रिंग है, ये एक्सिस है, आधा रिंग को काट के उठा के इसके ऊपर रख दिया तो क्या रहेगा? क्यों? ना तो मास चेंज हुआ ना ही जो डिस्टेंस इधर था वो डिस्टेंस बस इधर आ गया, काट के फिर इसके ऊपर इधर रख दूं तो सेम रहेगा। और अगर इस रिंग को ऐसे 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 खींच दूं तो क्या बन रहेगा? केड़ा हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर का भी mr²। ऐसे डिस्क का होता है mr²/2, डेरिवेशन तो करने की जरूरत नहीं है, और उसको खींचा तो क्या बनेगा? सॉलिड सिलेंडर, है ना? मुझे कोई बताएगा रिंग का कम ज्यादा और डिस्क का कम क्यों होता है? सेंटर ऑफ मास से क्या? जैसे रिंग है ना, सही बोली है बात, रिंग का सारा मास तो उसके पेरिफेरी पे होता है ना, पूरा एम का एम मास। पर जो डिस्क है, डिस्क में मास पेरिफेरी में है कि पूरे में भरा हुआ है? तो कुछ मास एक्सिस के पास पास भी तो है ये सब। तो अगर डिस्टेंस कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा ना, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है और रिंग का। तो किसको घुमाना आसान है? डिस्क को, क्योंकि उसका इनर्शिया कम है। बात समझ में आती है बच्चों? ठीक है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद एक टर्म आती है आप लोगों के पास, रेडियस ऑफ gyration। रेडियस ऑफ gyration, रेडियस ऑफ gyration इज लाइक अ सेंटर ऑफ मास। जैसे आप लोगों ने ट्रांसलेटरी मोशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है कौन? सेंटर ऑफ मास। सारा मास हटा के अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास पे रख देते हैं, है ना, तो भी ऑब्जेक्ट का या उसका मोशन का बिहेवियर सेम रहता है। ऐसे ही रेडियस ऑफ gyration होता है, एक्सिस से कितनी दूरी पे मैं सारा मास रख दूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा रहे? सेम रहे। बात समझ में आती है? तो रेडियस ऑफ gyration के लिए I इज इक्वल टू हम बोलते हैं mk²। दिस k इज व्हाट? नथिंग बट द रेडियस ऑफ gyration। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा, ये डिस्क है मान लो बच्चों, डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? इसको आप कर दो इक्वल टू mk², m से m तो k क्या आ जाएगा? r/। तो अगर कहता है कि डिस्क को हटा दो एक्सिस से r/√2 की दूरी पे आप मास रख दो, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा रहेगा? सेम रहेगा। बात समझ में आ गई? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, सॉरी रेडियस ऑफ gyration निकालने के लिए उस एक्सिस के ऊपर पहले क्या निकाल लूं और उसको किसके बराबर कर दूं? बस कुछ भी नहीं करना और, ठीक है। तो आगे जो टेबल में ये आपको रेडियस ऑफ gyration सारे दे रखे हैं, ये आपने याद नहीं करने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद हो, और किसी और एक्सिस के अबाउट निकालना है तो वो निकाल सकते हैं। उसको बस आपने किसके बराबर कर देना? mk² के बराबर। बात समझ में आती है? हेलो, हाँ जी, ठीक है, चलो अभी तो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, बोलो ओके। उसके बाद आपको याद करा देता हूँ दूसरी बात क्या, पहली बात क्या आई थी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं, हेडिंग डालते चलो, जैसे आपको याद ही रहेगी कितनी चीजें पढ़ ली आप लोग। पहला आपने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं फिर कह रहा हूँ इसके क्वेश्चन जरूर कर लेना, बहुत इजी और पक्का बनने वाले होंगे। पर थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस के थोड़े से क्वेश्चन करोगे तो पक्के हो जाएगा काम ना।
और बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं और पूरे बाकी चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया खुद का चैप्टर का तो पूरे का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेशन है ही है। दूसरी बात आती है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है बच्चों? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। हमने बात की हुई है कि किसी भी चीज को घुमाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? टॉर्क की। फोर्स से नहीं घुमा सकते। अगर फोर्स से घुमा सकते होते तो ये हैंडल अगर इधर ही बिल्कुल लगा होता तो पकड़ के खींचेंगे तो घूम जाएगा क्या? नहीं। तो घुमाने के लिए अकेला फोर्स सफिशिएंट क्या चाहिए होता है? टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है बच्चों? बच्चों देखो ये आर क्रॉस एफ और एफ क्रॉस आर ही दुनिया पलट देगा। आपको याद होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना, तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो आर क्रॉस एफ और एफ क्रॉस आर में कितना फर्क पड़ेगा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए। तो ये एक माइनस नंबर माइनस, ठीक है ना। तो टॉर्क एफ क्रॉस आर नहीं होता, क्या होता है पहले तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मैं इतना नहीं बता रहा ना कि कैसे लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो शायद आता हो, नहीं आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और टॉर्क को क्या बोल सकते हैं बच्चों? आर एफ साइन थीटा एन कैप, है ना। और मैग्नीट्यूड टॉर्क का क्या होता है बच्चों? आर एफ साइन थीटा। देखो ये एन कैप का क्या मतलब होता है तो मुझे कौन याद कराएगा? क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर वेक्टर आता है कि स्केलर? वेक्टर आता है। और वो जो वेक्टर होता है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो एन कैप वही डायरेक्शन दे रहा है, इट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर एज वेल एज एफ, ठीक है। मैग्नीट्यूड लेंगे तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा? आर एफ। या जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं वो क्या होता है? आर इंटू एफ परपेंडिकुलर या आर परपेंडिकुलर इंटू, दैट मीन्स फोर्स का कंपोनेंट ले लीजिए जो आर के, या फिर आर का कंपोनेंट ले लीजिए जो फोर्स के। मैं एक छोटू से एग्जांपल से आप लोगों को याद भी करा देता हूं, जैसे कि अपना ये एक पेंडुलम होता है, बहुत ही बेसिक सा है। इसका मास कितना? m। ये यहाँ पे तक एट एन एंगल थीटा, लेंथ कितनी थी? l। ये इस आर्क में घूम रहा है, तो नीचे को क्या लगता है बच्चों? धागे की लेंथ के लॉन्ग क्या लगता है? तो कहता है टेंशन एंड mg का टॉर्क बताओ। तो टेंशन का कितना होगा? 0। क्यों? टॉर्क का क्या फॉर्मूला था? आर एफ साइन थीटा। टॉर्क 0 कब कब हो सकता है? या तो आर 0 हो जाए, मतलब फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? सीधा डायरेक्ट एक्सिस पे ही। या तो एफ 0 हो जाए, दरवाजे खोल, है ना, ऐसे बोले तो भी टॉर्क कितना है? 0। तीसरा क्या है? साइन थीटा 0 हो जाए। साइन थीटा कब 0 हो जाएगा? जब थीटा 0 या फिर 180 हो जाए, दैट इज आर और एफ सेम लाइन के लॉन्ग लगे या फिर 180 के। तो अब आप सोचो, अगर ये है टी इधर है, आर इधर, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के ऊपर टॉर्क देख रहे हैं ना, नहीं समझ में आ रहा? तो बच्चों एंगल कितना हो गया? 180। या आपको कॉमन सेंस ही बताती है यार कि अगर मान लो दरवाजा खुला हुआ हो, ये दरवाजा मान लो खुला हुआ है, इसको ऐसे ही खींच रहे हैं, खुल जाएगा क्या आगे? या इसको पेंडुलम को ऐसे खींचने लग जाए तो घूमेगा? घुमाने के लिए तो लेंथ के अलाउंग कभी भी खींचोगे या पुश करोगे उससे ऑब्जेक्ट घूम नहीं सकता। नहीं समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? आ गया ना? तो बच्चों इसीलिए टेंशन का टॉर्क कितना है? अब किसका देखना है? तो टॉर्क ड्यू टू mg, या तो आप डायरेक्ट कह दो r कितना हो गया? l। यहां से mg कितनी दूरी पे लग रहा है? फोर्स कितना हो गया? mg, फोर्स तो mg है ना। साइन ऑफ एंगल, बच्चों देखो ये r हो गया, इधर को समझ रहे हैं, इधर को f हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना? तो टॉर्क हो गया l इंटू एम जी साइन थीटा। नहीं समझ में आया? या ऐसे लिखो, टॉर्क ड्यू टू mg जो लिख रहे हो आप लोग,
इसके अबाउट निकालना है ना बच्चों। फोर्स को तो ऐसे ही रहने दो, ये आर था ना, फोर्स के परपेंडिकुलर आर का कंपोनेंट कर लो, तो कितना हो जाएगा, ये एल है तो इस को क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा इंटू, क्या मेरी बात समझ में आई, या क्या कर सकते हैं बेटे हम लोग, एम जी का कंपोनेंट कर लो, इधर को क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इधर को क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, तो एक तरह से धागे को खींच रहा है, घुमाएगा क्या, कौन घुमाएगा, तो क्या लिखूं इसके इसमें, आर कितना था, और एफ परपेंडिकुलर क्या हो गया, दोबारा बता दूं क्या, समझ में आ गई कहानी अच्छे से। उसके बाद बात होती है बच्चों रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है या इक्विलिब्रियम क्या है, पहले तो होता है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो आज तक पढ़ते हैं, जिसमें नेट फोर्स, तो फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता होगा, नेट टॉर्क इक्वल टू, पर टॉर्क तो किसी पॉइंट के अबाउट लिखते हैं, किस पॉइंट के अबाउट, हर पॉइंट के अबाउट, दुनिया में यूनिवर्स में कोई भी पॉइंट लेके आओ, अगर इक्विलिब्रियम है तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा, जीरो, तो नेट फोर्स जीरो तो कौन सा, ट्रांसलेटरी, नेट टॉर्क जीरो तो रोटेशनल, और दोनों जीरो तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम, तो क्या हो जाएगा कंप्लीट इक्विलिब्रियम। बात समझ में आती है बच्चों। जैसे इसने यहाँ पे क्वेश्चन, मैं आपको याद ही कराता हूँ, हमने कुछ इस तरह का क्वेश्चन किया होगा, जैसे नोट्स में अपने पास एक ऐसा क्वेश्चन होगा कुछ शायद, ये एक रॉड थी, मान लेते हैं इसकी लेंथ एल है, मास है इसका 20 kg, दीवार में कुछ फिट कर रखी है ना, यहाँ पे सेंटर से मान लेते हैं एल बाय 8 के डिस्टेंस पे इसको धागा बांध रखा है, ठीक है, तो यहाँ से टॉर्क लिखना भी सीख लो दोबारा, और इक्विलिब्रियम भी, तो टेंशन और दीवार का लगाया हुआ क्या निकालना है हम लोगों ने, नॉर्मल रिएक्शन। अब सोचते हैं, सबसे पहले तो क्या लगा ले बच्चों, एम जी, सबसे पहले तो एम जी लगता है ना, कहाँ लगता है, सेंटर ऑफ मास, दीवार ने मैंने कहा मान लेता हूँ कुछ इधर को धक्का लगाया होगा, नॉर्मल रिएक्शन अलोंग एक्स, दीवार में कुछ फंसाया वसाया रॉड को, तो दीवार ने कुछ ऊपर को फोर्स मान लेता हूँ लगाया, कितना, नॉर्मल रिएक्शन अलोंग वाई, इधर को कुछ इसने धागे ने टेंशन लगा दिया तो टी, इक्विलिब्रियम है तो सबसे पहले कौन सा इक्विलिब्रियम लेके चलो, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, तो नेट फोर्स कितना कहूं मैं आप लोगों से, जीरो, किस तरफ, हर तरफ, तो पहले एक्स में जीरो कर लो, तो नॉर्मल रिएक्शन अलोंग एक्स, और क्या लग रहा है एक्स में, तो कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आया, अब y में ऊपर को एन वाई ऊपर को इज इक्वल टू 200 बोल दूं, एम जी 200 हो गया ना, अब ना एम वाई और टी दोनों ही नहीं पता, अब क्या करूं मैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो, किसके अबाउट, हर पॉइंट के अबाउट, पर ज्यादातर हमें बेस्ट ये होता है कि उस पॉइंट के अबाउट लिख लीजिए जहां से ज्यादा फोर्सेस है, फायदा क्या होगा कि वो सारे पॉइंट्स का उन सब फोर्सेस का टॉर्क कितना हो जाएगा, नो डाउट, चलो अभी का जीरो आ गया, पर फिर भी यहाँ से कितने फोर्स बनाए थे हमने, इसी पॉइंट के अबाउट लिखे, और इस पॉइंट के अबाउट देखो लिखने का में क्या है, डायरेक्शन का भी चक्कर नहीं रहता, आर क्रॉस एफ का, एक फोर्स कितने फोर्स हैं, दोनों टॉर्क दे रहे हैं ना, और मिलके करना कितना है, तो दोनों का इक्वल एंड, तो डायरेक्शन देखने का भी कोई पंगा नहीं है, डायरेक्शन तो देखना याद होगा ना, कुछ तो बोलो, कोई किससे देखते थे, राइट हैंड थंब रूल से कि लेफ्ट हैंड थंब रूल से, एम जी कितने दूरी पे लग रहा है, एल बाई टू, सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है ना, टेंशन कितनी दूरी पे लग रहा है, यहां से यहां तक एल बाई टू, और आगे कितना एल बाई, एम जी कितना हो गया 200 इंटू एल बाय 2, टी ये हो जाएगा आपके पास 5L बाय 8, एल से एल कैंसिल, और 2 से ये 8 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 4 से ये होगा कितना 800, 800 बाय 5 160 न्यूटन,
टेंशन आ गया 160, इधर रख के NY कितना आ गया बच्चों 40। याद आ गई कहानी? ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम की कहानी हो गई आपके पास। ये फालतू की बहुत ज्यादा बकवास लिखी हुई, इतनी बकवास मत पढ़ना तुम। आगे सोचते हैं। अब बात करते हैं बच्चों रोटेशन की, रिजिड बॉडी रोटेशन की। तो आपको कुछ बातें पुरानी याद होनी चाहिए। जैसे वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ क्या होता है? फोर्स की जगह क्या आता है? टॉर्क। तो वर्क रोटेशनल इज इक्वल टू टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद आ गया थोड़ा थोड़ा? दूसरी बात वहां पे होती थी काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम। तो यहाँ पे m की जगह क्या चल रहा है? I, और v की जगह ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? और क्या आता है बच्चों? पावर। वहां पे था F डॉट V, क्या लिखूं? टाउ डॉट ओमेगा। चौथी बात, वहां पे भी आप लोग ट्रांसलेटरी में एनर्जी कंजर्वेशन सोचते रहते थे। खैर कभी आप लोगों ने सोचा नहीं वैसे, पर यहाँ पे भी ऐसे ही आप लोग सोचते रहेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, ये सारी बातें आपने लगानी है। उसके बाद कितना भी खतरनाक क्वेश्चन दुनिया में आ जाए, आप लोगों ने तीन ही बातें लगानी होती हैं। पहली इक्वेशन आपने हमेशा लगानी है ट्रांसलेटरी मोशन की। लगा तो नहीं पाओगे? दूसरी इक्वेशन आप लोगों ने हमेशा लगानी है किसकी? रोटेशनल मोशन की। तीसरी इक्वेशन आप लोगों ने हमेशा लगानी है किसकी? रिलेशन। कौन सा रिलेशन? v इज इक्वल टू ओमेगा आर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा आर। सर मैं कौन सा कब लगाऊंगा? जब वेलोसिटी के टर्म में बात हो रही है तो ये, और जब फोर्सेस की बात हो रही है, फोर्स के साथ वेलोसिटी आती है एक्सेलरेशन, तब ये लगाएंगे। जैसे कि इस कहानी में देखो, हिंज्ड रॉड, ये आपको क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया हुआ है। कहता है ये एक रॉड थी, ऐसे हिंज थी, हमने इसको पकड़ रखा था, हमने छोड़ा, छोड़ने की इमीडिएटली बाद एक तो यहाँ पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन बताओ, रॉड का एक्सेलरेशन बताओ, और रॉड का अल्फा दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ। तो मैंने कहा अभी बताते हैं। पहला काम तो क्या करेंगे, फोर्सेस लिख लेते हैं। नीचे को क्या लग रहा है बच्चों? हमेशा किधर लगता है? सेंटर ऑफ मास पे। और एक ये मान लिया मैंने, क्या लग रहा है? नॉर्मल। सर ऊपर ही मानना, मैंने कहा तुम्हारी इच्छा, नीचे मान लो, जहां मानना है मान लो। ठीक है ना? तो पहली इक्वेशन किसकी लिखनी को बोली आप लोगों ने मुझे? ट्रांसलेटरी की। ट्रांसलेटरी मोशन की क्या इक्वेशन होती है? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, ट्रांसलेटरी मोशन का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? सेंटर ऑफ मास। ट्रांसलेटरी मोशन का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू किसकी? तो सर फोर्स सिर्फ सेंटर ऑफ मास वाले लिखने हैं। मैंने कहा नहीं, फोर्स तो सारे ही लिखने हैं, बट आप एक तरह से ये मान के चलते हो ये कहाँ लग रहे हैं सारे? नीचे को क्या लग रहा है? ऊपर को क्या लग रहा है? नॉर्मल इज इक्वल टू मास इनटू किसका एक्सेलरेशन है ये? नहीं समझ में आया? दूसरा इक्वेशन किसका लिखना है आप लोगों ने हमेशा? रोटेशन का। नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। इसी के बाद टॉर्क लिख लो, तो नॉर्मल का कितना हो जाएगा? कौन दे रहा है? mg। कितने डिस्टेंस पे? आई किसका? रॉड का। किस पॉइंट के अबाउट? जिसके अबाउट आप क्या लिख रहे हो? टॉर्क, है ना? जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क है उसी पॉइंट के अबाउट आई है। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क है ना, एंड पॉइंट के अबाउट, तो रॉड का एंड पॉइंट के अबाउट आई कितना होता है? नहीं पता तो नहीं, वैसे एम एल स्क्वायर बाय आगे का हम लोग है ना, बस बोलते ही नहीं फिर। तो अल्फा कितना आ जाएगा बच्चों?
3g/12। क्या बच्चे मेरी बात समझ आई बेटे? पहली इक्वेशन ट्रांसलेशन की, दूसरी रोटेशन की, तीसरी रिलेशन v इज इक्वल टू ओमेगा, AT इज इक्वल टू किस पे लगना है? अब देखो हम किसको देख रहे हैं सबसे पकड़ के, सेंटर ऑफ। हमें पता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशन में होता है तो उसका हर पार्टिकल किस में घूमता है? सर्कल में। तो ये सेंटर ऑफ मास भी किस में घूमने की कोशिश कर रहा है बच्चों? इसी मूवमेंट पे सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो टेंजेंट के लॉन्ग है ना। तो A इज इक्वल टू अल्फा। कितने बड़े सर्कल में घूमेगा सेंटर ऑफ मास? तो R की जगह पे क्या रखूंगा? नहीं समझ में आया? तो ACM कितना आ जाएगा? अल्फा की जगह क्या रखना है? इसीलिए बोला जाता है इमीडिएटली आफ्टर द रॉड इज रिलीज, क्योंकि थोड़ी देर बाद रॉड कैसे हो जाएगी रेडी? तो ACM भी इधर हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर वो आएगा तो कैसे करेंगे? वो नहीं आएगा, यही आएगा। तो ये क्या निकाल लिया आप लोगों ने? अब तो तभी कर ही रहे हो तो बोल। अब कहाँ पे आ गए? अब ठीक है, 3g/, और इसको उठा के आप लोग इधर से इधर ले आओ। तो क्या निकालोगे आप लोग? क्या निकालना था इस इक्वेशन में से? एन निकालना था ना। जिंदा हो? हाँ, तो जिंदों की तरह बात करो, ठीक है? ओके। अब जैसे रास्ते में मान लो कि कहता है यहां से छोड़ी थी, कहां से छोड़ी इसमें रॉड? यहां से ऊपर से ना। कहता है यहां कहीं आ गई, तो इसने एंगुलर वेलोसिटी निकाली है। क्या निकाली है? कैसे निकालने की सोचूं मैं? हाँ जी, बोल रहे थे कुछ ठीक था। अरे नहीं, क्या सोचते रहते हो जो नहीं सोचते, है ना? तो यहाँ पे उसने पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान ली, और यहाँ पे आ गई। यहाँ से रिलीज किया था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी भी कितनी थी। जब रॉड यहाँ आ गई तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो गई? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए किसको पकड़ के रखूं मैं? सेंटर ऑफ मास को। किसको? अगर यहाँ जीरो मानी है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का सेंटर ऑफ मास था ना। नहीं समझ में आया? तो ऐसे लिखा यार, देखो मैं लिख के बताता हूँ, समझ तो आ रहा है? UI ये पुराना तरीका बढ़िया था। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी रिलीज की तो काइनेटिक एनर्जी भी, फाइनली काइनेटिक एनर्जी आप लोग मुझे सिखा रहे थे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई की जगह क्या रखने बोल रहे हो? ml²/3। रॉड है ना। अब रिंग, ये आप लोग डिस्क रिंग तो नहीं समझ रहे? अब पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh। अब h कितना है बच्चों? ये तो पहले तो इतना नीचे आया, कितना नीचे आ गया? अब ये L/2 है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी जहां तक सेंटर ऑफ मास है? तो जिधर थीटा होता है उधर, तो ये h कितना हो जाएगा? L/2 प्लस L/2। अब तो निकल पाएगा ओमेगा। कोई दिक्कत रहेगी? तो निकल पाया? और कोई बच्चों ठीक है? अरे इधर थीटा है, कहाँ चला गया? इधर तुम्हारे पास थीटा है ना, ठीक है? अभी पक्का ठीक है बेटे? अच्छा, उसके बाद बच्चों इधर आते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बता दी कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अभी तो यही याद रखो। अब आ गया कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? रोटेशन। सब याद आ गया ना? तो देखो ऐसा है, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन की बात मैंने शुरू में आ जाती की थी कि हर पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी होती है? सेम। तो हर पार्टिकल आगे किससे बढ़ रहा है? VCM से।
हर पार्टिकल की एक्सेलरेशन भी आगे कितनी होती है, सेम। बनाया नहीं हुआ है तो हर पार्टिकल के आगे को एक्सेलरेशन भी उतनी होगी जितनी किसकी होगी, सेंटर ऑफ मास की, एसीएम। तो जहां जहां बीसीएम लिखा हुआ साथ साथ वहां और क्या लिख सकते हैं, एसीएम। प्योर रोटेशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होती है, इसके बहुत ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको याद कराता हूँ, इसको कैसे याद कर सकते हैं कि आपने साइकिल है, साइकिल के ब्रेक दबा लिए, अब आगे आप साइकिल को, जिसको पंजाबी में बोलते हैं, घड़ीस रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन वी आर टेकिंग द साइकिल टू घड़ीसते हुए आगे, देन व्हाट इज हैपनिंग, व्हील घूम रहा है क्या, हर पार्टिकल आगे को चल रहा है, कितनी वेलोसिटी से, vcm। और अगर एक्सेलरेट करूंगा तो हर पार्टिकल आगे चलेगा कितने एक्सेलरेशन से, acm। अब साइकिल को स्टैंड पे लगा दिया और पैडल मार रहे हैं, तो आगे जाएगी क्या, तो ये एक्सिस इधर ही रहेगी ना, इसके बहुत ऐसे 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 घूमता रहेगा मामला। तो किससे घूमता है, टेंजेंट के लॉन्ग वेलोसिटी, v इज इक्वल टू है ना, हर पॉइंट पे यही होगा। बीच में भी अगर कोई पॉइंट उठा लें, यहाँ पे भी मान लो पॉइंट उठा लिया, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा आर। यहाँ पे भी उठा लो तो इसकी भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टेंजेंट के लॉन्ग ही दिखाते हैं ना, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये सबको पता है। और प्योर रोलिंग क्या है, साइकिल को चलाते हुए आगे ले जाओ, आगे भी जा रही है, व्हील घूम भी रहा है, तो क्या होगा, ये कि ये दोनों, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, v प्लस ओमेगा, v और ओमेगा दिख रहा है, बात समझ में आई, v ओमेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बातें तीन होती थी यहां से, सर कौन सी तीन, कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, नहीं हुई ना, आगे को vcm हुई और पीछे को कितनी हुई, नहीं समझ में आया। तीन बातें हो सकती हैं, या तो vcm ओमेगा आर से बड़ा हो जाए, या तो छोटा हो जाए, या तो दोनों इक्वल हो जाए। अगर vcm ओमेगा आर से बड़ा हो जाएगा तो किधर को जाएगा ये पॉइंट, आगे को स्लिप होगा, आगे को, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग, तो फ्रिक्शन किधर लगेगी, पीछे को। अगर ओमेगा आर बड़ा हो जाए तो किधर जाना हो जाता पॉइंट, पीछे, कौन सी स्लिपिंग, तो फ्रिक्शन किधर लगेगी, आगे को। और अगर दोनों बराबर हो जाए तो मोमेंटली ये पॉइंट किस पे है, रेस्ट पे, इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो ये चल ही नहीं रहा, तो इस पे फ्रिक्शन किधर को लगेगी, लगेगी ही नहीं, इस पे फ्रिक्शन इस इंस्टेंस पर लगेगी ही नहीं, या कहूं तो गलत है ये वर्ड, लगेगी ही नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी। कौन सी लगेगी, याद हो ना, स्टैटिक तो रुके हुए पे लगती थी, तो अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगी, कौन सी लगेगी, लॉज ऑफ मोशन रिवाइज करो, इतना तो याद ही होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम लगती है कि मिनिमम लगती है, जरूरत के हिसाब से, कितनी लगती है, जरूरत के हिसाब से। याद आया था थोड़ा, वैल्यू नहीं रखते हैं ऐसे केस में, अपने आप सॉल्व होके निकलेगी। तो फॉरवर्ड स्लिपिंग में फ्रिक्शन किधर लगेगी, पीछे, फॉरवर्ड स्लिपिंग का मतलब कौन बड़ा है, VCM। बैकवर्ड स्लिपिंग में तो फ्रिक्शन किधर लगेगी, आगे। और प्योर रोलिंग में दोनों कैसे हो जाते हैं, VCM इज इक्वल टू ओमेगा आर एंड ACM इक्वल टू अल्फा आर। प्योर रोलिंग दी कंडीशन VCM is equal to omega r and ACM is equal to alpha r। पर ये सिर्फ जमीन पे, ऑन ग्राउंड, जब ये कहाँ हो रहा मामला सारा, ग्राउंड पे, ज्यादातर दिन ग्राउंड पे ही होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। और अच्छा, तो प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन कौन सी लग रही थी, स्टैटिक फ्रिक्शन का नेट वर्क हमेशा 0 होता है, तो फ्रिक्शन का कोई वर्क, तो प्योर रोलिंग में एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। फॉरवर्ड स्लिपिंग या बैकवर्ड स्लिपिंग में एनर्जी कंजर्वेशन किसमें लगा सकते हैं, केवल प्योर रोलिंग में। याद आएगा थोड़ा बड़ा, ओके। जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन याद कराता हूँ। बच्चों, बात हुई थी एक बार जिंदगी में अपनी कि साइकिल ऐसे जुड़ी होती है ना, बीच में साइकिल के व्हील्स क्या अलग अलग होते हैं, अच्छा ठीक है, तो ये फ्रंट व्हील है और रियर व्हील है,
साइकिल रुकी हुई है, पैडल मारना शुरू की, किस पे फ्रिक्शन किधर को लगती है? जब हम पैडल मारते हैं तो फ्रंट व्हील को घुमाते हैं, अच्छा रियर को घुमाते हैं, कैसे पता? अरे कभी आपने बताया क्या? चेन देखिए, चेन किससे जुड़ी होती है? पीछे वाले से। ओहो तुम लोग तो पैडल मार के इसको घुमाते हैं हम लोग बच्चों। तो हम लोगों ने इसको ट्रांसलेटरी मोशन दिया क्या रोटेशनल? पैडल से तो घुमाते ही सिर्फ, तो इसको हमने पीछे को क्या दिया है बच्चों? ओमेगा। कौन सी स्लिपिंग हो रही है? तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगी? क्या फ्रिक्शन फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स ही तो है यार, और क्या होता है? फोर्स आगे को लग गई तो साइकिल किधर को चलेगी? तो इस व्हील को किधर को वेलोसिटी मिल गई? तो इसकी कौन सी स्लिपिंग हो रही है? तो इस पर फ्रिक्शन किधर को लगेगी? और वो फ्रिक्शन इसको ऐसे घुमाएगी। आपको मैंने कहा था सिंपल किधर को टॉर्क घुमाता है उसको देखने का सबसे अच्छा तरीका है फ्रिक्शन ऐसे लगा ना, इसको रस्सी सोचो और ऐसे खींचो, ऐसे खींचते कैसे घूमेगा भाई? ऐसे घूमेगा ना, समझ आती है बात? तो सर ये फ्रिक्शन क्या कर रही है? ये रोकने से रोक रही है, घूमने से रोक रही है, क्योंकि इसको तो हम घुमा ही रहे हो ना पीछे को पैडल मार के। तो बात समझ में आ गई बच्चों? ईशान ठीक है, ओके। और अगर जिंदगी और आसान चाहते तो इसको याद ही कर लेना, बहुत अच्छा कर देगा ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए। क्या है फॉर्मूला? कहता है किसी भी जनरल पॉइंट पे था तो कहता है v आगे को ओमेगा किसके लॉन्ग टेंजेंट, कहता है अगर ये एंगल थीटा था तो ये भी कितना बनेगा? कैसे बनेगा याद रख लो, बस थीटा बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया, और प्योर रोलिंग में v किसके बराबर है? तो प्योर रोलिंग में किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकल गई कितनी? 2v cos थीटा बाय, नहीं यकीन आता तो चेक कर लो, जब पॉइंट यहाँ पे आ गया थीटा कितना जाना? 0 cos 0 1, तो ये 1 हो गया तो कितना बचा? और जब घूम के पॉइंट यहाँ आ गया थीटा कितना हो जाएगा? 180/2, 90 cos 0 थी ना बॉटम मोस्ट पॉइंट की, इस पॉइंट की √2 भी होती है, इधर v और 90 पे ओमेगा विच इज इक्वल टू v, तो v प्लस v चेक कर लेते हैं, इस पॉइंट पे आया तो थीटा कितना हो जाएगा? cos 90/2 45, cos 45 1/√2 से इसको काटो, क्या बचा? अभी ठीक है कहानी। और प्योर रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी भी कौन कौन सी आएगी? दोनों, रोलिंग में ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी, तो प्योर रोलिंग में हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ आई, उसने के की फॉर्म में लेगा, इतने आपको ले जाने की जरूरत। ये के कौन है वैसे? रेडियस ऑफ जायरेशन। फिर काफी क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं कि रिंग प्योर रोलिंग में है, किसमें? तो आप रेशियो बता दो किसका, टोटल एनर्जी बाय ट्रांसलेटरी या रोटेशनल बाय टोटल। तो वो आपको सिंपल टोटल में सिर्फ क्या रखना है? हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ i। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, मैं आपको एक दो छोटे छोटे एग्जांपल याद करा देता हूँ। एक आपके पास क्वेश्चन हुआ करता था जो आप लोगों से ऐसा कहता, आप लोगों ने इधर एक ऑब्जेक्ट को फेंका, गोल ऑब्जेक्ट था, कैसे फेंका? विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v, रफ सरफेस था, कैसा सरफेस था? थोड़ी देर बाद प्योर रोलिंग होने लग गई। प्योर रोलिंग कितने समय के बाद शुरू हुई, और उस टाइम पे वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी क्या थे? तो इक्वेशन अपने पास फिर से कितनी है? कौन सी? ट्रांसलेटरी, रोटेशनल और रिलेशन। मैंने कहा थोड़ी देर बाद प्योर रोलिंग होनी शुरू हो गई, आपने कहा सर हाँ, मैंने कहा ठीक है, आपने कहा चलो इनिशियल v0 रख लेते हैं। मैंने कहा जब प्योर रोलिंग शुरू हो गई तब वेलोसिटी हो गई v, एंगुलर वेलोसिटी हो गई तो v इज इक्वल टू, तो सर ये थोड़ी देर बाद क्या था? मैंने कहा थोड़ी देर का मतलब था टाइम t सेकंड्स के बाद। कितने सेकंड्स के बाद? ठीक है। अच्छा, तो पहली क्वेश्चन किसका, पहला मामला सारा किसके चलाना है अपने? ट्रांसलेटर। आ जाओ सोचते हैं बच्चों, ये कौन सी स्लिपिंग होगी? आगे जाना, आपने ऐसे फेंका, आगे जाना चाहता तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
अभी रोलिंग हो रही है कि स्लिपिंग हो रही है? तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगी कि स्टैटिक? काइनेटिक लगेगी ना, अभी तो पॉइंट रेस्ट पे ही चल रहा है, तो काइनेटिक लगेगी। काइनेटिक फ्रिक्शन होती है म्यू इंटू एन, जो म्यू एम जी बन जाती है सिंपल केसेस में। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई? एक्सेलरेशन को या अच्छे शब्दों में इसको रीड बोल सकते हैं कि नहीं? बोलो। अच्छा, ट्रांजिटरी मोशन में एक ये हो गया। अब वेलोसिटीज की टर्म में बात हो रही है तो मैंने लिख दिया v इज इक्वल टू यू प्लस, फाइनली वेलोसिटी v हो गई थी, इनिशियल कितनी थी, और एक्सेलरेशन कितना, माइनस म्यू जी इंटू, दूसरी इक्वेशन किसकी लिखनी बोल रहे थे आप लोग मुझे? रोटेशनल। तो रोटेशनल में आप सोचो, इसको पकड़ के खींचो ऐसे, तो कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। तो अगर ये क्लॉकवाइज घुमा तो इसको ऐसे इधर को घुमा रहा है, ओमेगा अल्फा देगा। तो टॉर्क कौन दे रहा है सेंटर के अबाउट? फ्रिक्शन कौन दे रहा है? सेंटर से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है? आर। तो F इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। F कितना बोल रहे थे आप लोग? म्यू एम जी आर बाय आई इज इक्वल टू, दोबारा बताना है। अब इसी बी इक्वेशन वेलोसिटीज के टर्म में ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल कितना था? यही बोला था ना आप लोगों ने। इनिशियली ओमेगा कितना था? अल्फा कितना था? म्यू एम जी आर बाय आई इंटू टी। नहीं समझ में आया तो कुछ की सब आ गया। तीसरा क्या मामला था? रिलेशन। जब प्योर रोलिंग शुरू हो गई तो क्या रिलेशन था? v इज इक्वल टू, v कितना था? v नॉट माइनस म्यू जी टी। ओमेगा कितना था? म्यू एम जी आर टी बाय आई इंटू आर। यहाँ से टी निकल जाएगा, देखो इस म्यू जी टी को इधर ले आओ, म्यू जी प्लस इधर से म्यू एम जी आर स्क्वायर बाय आई इंटू टी कॉमन ले लिया। अब इस पूरे को इसके नीचे डिवाइड कर दो तो क्या निकल गया? टी। ये कौन सा टाइम है? जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई। वो टी जो निकल जाएगा उसको यहाँ रख दूंगा, ये निकलेगा। ये क्या था? वो वेलोसिटी जब प्योर रोलिंग, नहीं समझ में आया? उस टी को उठा के यहाँ रख दूंगा, या v निकल गया तो डायरेक्ट कहूंगा v इज इक्वल टू ओमेगा आर से वो ओमेगा निकलेगा कौन सा? जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी। मुश्किल? इतना भी गंदा से गंदा क्वेश्चन आ जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना? मैं एक दो और याद करा देता हूँ, छोटा छोटा सा मामला। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता होता है, कहता है ये रिंग थी, क्या था? रिंग। कहता है इस पे फोर्स F लगाई गई टॉप पे, और इमीडिएटली प्योर रोलिंग शुरू हो गई। इमीडिएटली प्योर रोलिंग शुरू हो गई, तो फ्रिक्शन बताओ कितनी थी और किधर को लगेगी? मैंने कहा ठीक है, पहले तो आप एक बात बताओ, ये फोर्स चलाएगा किधर को? आगे को, ऐसे ना। तो एक्सेलरेशन किधर को देगा ये? सर मैं अपना दीवार में मारूंगी तो मारा, इधर को चलाएगा ये आगे को। आप इस फोर्स को पकड़ के खींचो ऐसे, तो घुमाएगा कैसे? ऐसे क्लॉकवाइज ना। तो अगर मैं अल्फा भी ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनेगा बेटे, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का ए आगे और अल्फा आर। अब फ्रिक्शन किधर लगेगी? स्टैटिक तो लगेगी, किधर लगेगी? मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ए बड़ा है अल्फा आर बड़ा है, तो हम कुछ भी ऐसे बता तो क्या करेंगे? मान लेंगे। जब कुछ नहीं हुआ जिंदगी में तो एक ही काम किया ना, क्या किया? क्या माने, किधर मानू? तुम बोलते थे फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, सिर्फ मान लिया। कोई दिक्कत बच्चों कहानी में? अच्छा, तो पहली क्वेश्चन किसकी आप लोग मुझे क्या लिखवाओगे? F माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए।
नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, दूसरी क्वेश्चन किसकी लिखवाओगे? टॉर्क की। ये कैसे घुमा रहा था? अब इसको अगर फ्रिक्शन पीछे ले गया, ये भी ऐसे खींचेगा तो भी कैसे, ये भी कैसे घुमाएगा? तो दोनों का टॉर्क जोड़ना है कि घटाना है? एफ सेंटर से कितने डिस्टेंस पे था? आर। फ्रिक्शन भी सेंटर से कितने डिस्टेंस पे था? और इज इक्वल टू आई कितना होता है रिंग का? इनटू अल्फा। नहीं समझ में आया? और अब प्योर रोलिंग शुरू ही हो गई थी तो दुनिया वालों ने कहा ए इज इक्वल टू, मैंने कहा इधर से आर कॉमन निकाल लो, तो आपने कहा ठीक है सर। एफ प्लस एफ इज इक्वल टू एम आर अल्फा। अल्फा किसके बराबर? आर से आर, तो एफ प्लस एफ कितना हो गया? एम ए। और इधर से एफ माइनस एफ कितना था? एम ए। दोनों को जोड़ते ही 2f कितना हो गया? 2ma। और f कितना हो गया? ma। इस f को उठा के जैसे ही मैंने यहाँ रखा तो ma प्लस एफ इज इक्वल टू, तो f कितना आ गया? तो आगे पीछे ढूंढते ढूंढते कितना आ गया? 0। डिस्क में आएगा तो सर क्या करूंगा मैं? जिधर मर्जी मानो ना, अपने आप आंसर आएगा। अगर आपकी मानी हुई डायरेक्शन में आ गया तो प्लस होगा, अगर माइनस आ गया तो आपकी मानी डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एक बार दोबारा से देखो। ओहो, तुम लोग कैसे शुरू हो जाते हो ना बातें, जैसे जन्म जन्म किससे बातें ही नहीं कर पाए तुम लोग। अब ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक कुछ तो बोलो। उसके बाद बात होती है किस पे? रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। देखो, जब प्योर रोलिंग हो रही है किसी इंक्लाइंड प्लेन पे तो आपको एक तो देगा फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। जैसे आपने इस बॉल ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ा गोलू को, तो साथ ही क्या करने लगेगा? प्योर रोलिंग करने लगेगा। फोर्स कौन कौन सा लग रहा है इस पे बच्चों, बताएंगे आप लोग मुझे? इधर को क्या लगेगा? mg sin थीटा। ये घुमाएगा क्या? ये तो सेंटर पे ही लग रहा है, तो सेंटर के अबाउट टॉर्क कितना है? तो घुमाएगा। इधर को क्या लग रहा है? mg। ये किधर को घुमाएगा? ये भी नहीं घुमाएगा। को लग रहा है क्या? नॉर्मल। ये किधर को घुमाएगा? तो कौन घुमाएगा? फ्रिक्शन। किधर को लगेगा? अब नीचे को क्या ऊपर को? ऊपर को। कैसे पता चला? आगे को जा रहा से नहीं पता लग सकता ना मुझे। उसने कहा कि रोलिंग साथ ही शुरू हो गई, तो फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा? स्टैटिक के काइनेटिक? यार जब रोलिंग साथ ही शुरू हो गई तो फिर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? स्टैटिक। तो अब मुझे कैसे पता लगे कि वो किधर को लग रहा है? मैंने कहा mg sin थीटा के कारण एक्सेलरेशन तो पक्का नीचे को ही मिलेगा, जा भी नीचे को रहा है। अगर a इधर को है तो अल्फा आर किधर को होना चाहिए? नहीं समझ में आया? अगर अल्फा आर इधर को है, अल्फा ऐसे होना चाहिए ना,
क्लॉकवाइज, समझ आया? और तो फ्रिक्शन ऊपर को लगेगा, ऐसे खींचेंगे तभी कैसे घूमेगा? अगर फ्रिक्शन नीचे को लग गया ऐसे खींचा तो कैसे घूम जाता है ये? नहीं समझ में आया? तो फ्रिक्शन किधर को लगेगा? ऊपर को। किधर को लगेगा? ऊपर को। बात समझ में आ जाए, आती इतनी तो? कभी वैसे कोई बोल दे कि ये इंक्लाइंड प्लेन था, इस बार इसको रोलिंग कराते हुए नीचे से ऊपर को फेंक दिया है, क्या कराते हुए? नीचे से, तो फ्रिक्शन किधर को लगेगा? ये जो mg sin थीटा है, क्या आपने फेंका तो इसको ऊपर को है, ठीक है ना? या सिंपल सोचो, mg sin थीटा नीचे को लग रहा है, जब ये ऊपर को जाता है अगर प्योर रोलिंग करते हुए, सिंपल बात को सोचो तो v किसके बराबर होना चाहिए हमेशा? ऊपर जाते जाते v बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो ओमेगा भी तभी बराबर रह पाएंगे। तो अगर ये ऐसा घूमता हुआ जा रहा है तो अल्फा इसी डायरेक्शन में होना चाहिए कि इसके अपोजिट? नहीं समझ में आया? अपोजिट में होगा तो ओमेगा को रास्ते में क्या करता जाएगा भाई? कम रहे, v बराबर रहेगा किसके? ओमेगा आर के। तो अगर अल्फा ऐसे है तो फ्रिक्शन को इधर रखना पड़ेगा। आप सोचो ना, इसको खींचो इधर को, बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब इंक्लाइंड प्लेन पे अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो फ्रिक्शन हमेशा ही ऊपर को ही लगती है, चाहे आप ऊपर से फेंकें चाहे आप नीचे से फेंकें। बात समझ में आती है? अब इसमें हम लोग ये सारी फोर्सेस और तीन इक्वेशन वही, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा, और ए इज इक्वल टू अल्फा इनटू, उससे इस फॉर्मूले पे पहुंचे हैं। एक्सेलरेशन कितना होता है बच्चों? ये इसने इस फॉर्म में लिखा है जी साइन 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना। सर वो जी साइन थीटा कब होता है एक्सेलरेशन? जब इंक्लाइंड प्लेन पे कोई भी ऑब्जेक्ट स्लिप करता हुआ आता है। आज तक ऑब्जेक्ट आपके घूमते हुए आ रहे थे कि स्लिप करते हुए आ रहे थे? तब तो एक्सेलरेशन कितना था? जी साइन थीटा। रोल करते हुए आएंगे तो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाय, और एक्सेलरेशन होगी जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये कब होती है? अरे मेरे भाई क्या हो गया था तो ऐसा तुम लोगों को कई बार जिंदगी में बहुत बुरा लगता है कई बार तो मुझे। ये एक इंक्लाइंड प्लेन था, ये दूसरा इंक्लाइंड प्लेन था, ये तीसरा इंक्लाइंड प्लेन था। थीटा थीटा थीटा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आया नीचे को नो रोलिंग करते हुए, कोई रोलिंग नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो ये जो नीचे को दौड़ रहा है ऑब्जेक्ट, इसकी क्या एक्सेलरेशन होगी? तो यही तो बोल रहा था मैं। और अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे को आ रहा है नो रोलिंग के साथ और आगे को इधर को लग रहा है और इधर को फ्रिक्शन भी लग रही है, तब क्या एक्सेलरेशन होती है इसकी? जी साइन थीटा नीचे को माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, और एम कट जाएगा ना एक्सेलरेशन में, तो इतना तो पता लगता होगा। और अगर गोलू ऑब्जेक्ट है तो क्या रोल करता हुआ आएगा? अगर रोल करता हुआ आता है तब एक्सेलरेशन कितनी होती है? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाय। अब इस केस में फ्रिक्शन किधर को लगेगी? पीछे कौन सी लगेगी? स्टैटिक। समझ में आती है बात? स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होती है? ये एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई। बात समझ में आती है? और म्यू कितना होता है फ्रिक्शन में, या बोलता हूँ म्यू मिनिमम। हाँ इनका टेस्ट, हाँ इनका टेस्ट नहीं इनका टेस्ट ही दिया था, मैं तो निकाल के देता हूँ। म्यू म्यू आपका आता है tan थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई। अब देखो ये तो ठीक होगी थी ना यहाँ तक बात। फ्रिक्शन कौन सा लग रहा था? वो इतना लग रहा था,
स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे लगता है? मैक्सिमम क्या अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अरे कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट तो होगी ना, ये वो म्यू की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना में मुझे चाहिए तभी मैं क्या कर पाऊंगा बच्चों, प्योर रोलिंग। बात समझ में आती है? तो चार ऑब्जेक्ट्स की जनरली बात होती है, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर एंड रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m², डिस्क का, हॉलो स्फीयर का 2/3 m², सॉलिड का 2/5 m²। सबसे ज्यादा किसका होता है? रिंग का। तो आई ज्यादा होगा तो ये वैल्यू, तो सबसे कम एक्सेलरेशन किसका होता है? रिंग का। सबसे ज्यादा सॉलिड स्फीयर का, ठीक है। और म्यू की सबसे, आई सबसे ज्यादा होगा तो ये सबसे, तो टोटल वैल्यू सबसे, आई सबसे ज्यादा तो म्यू की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा। आई सबसे ज्यादा किसका? म्यू की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा किसको? रिंग को। हाँ हाँ इसमें 3 है। तो म्यू की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसको कह रहे थे आप लोग? रिंग को। म्यू की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट, इसका मतलब अगर रिंग रोल कर गई, सब रोल कर जाएंगे। नहीं समझ में आया? फतेह ये हाँ है कि ना है? ठीक है। और अगर डिस्क, सॉरी अगर सॉलिड स्फीयर रोल नहीं कर पाया तो कोई भी नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई? एक तो बात ये थी, दूसरी बात ये थी कि जैसे टाइम टेकन और ये सब फॉर्मूले हैं तो काट दो आप लोग, क्या करोगे उनको याद करके ना। सीधा सीधा है, ऊपर से नीचे पहुंचने पे वेलोसिटी कैसे निकालूंगा मैं? एनर्जी, कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, नीचे जाके वो किसमें कन्वर्ट होगी? क्या लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल दोनों। टाइम कैसे निकालूंगा नीचे पहुंचने का? वैसे S इज इक्वल टू यूटी प्लस ए, तो हो दिया, नहीं पता चल रहा। और u कितना था? 0, और t निकालना है, s कितना हो जाएगा? अगर ये हाइट भी दी होगी तो ये निकल जाएगा ना ट्रायंगल से। बात समझ में आती है? तो उनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सब फालतू चीज। ओके ये सब तो नहीं करना। बात कर रहे हैं बच्चों आगे, कहाँ चला गया? एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जैसे उधर फोर्स होता था, इधर क्या होता है? टॉर्क। ऐसे उधर मोमेंटम होता था, इधर क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? आर क्रॉस पी, आर क्रॉस। जैसे मान लीजिए बच्चों ये कोई आपका पार्टिकल था, ये एक्सिस है मान लो, है ना। यहाँ पे पार्टिकल चल रहा है कितनी दूरी पे? आर। इधर को इसका मोमेंटम था कितना? पी। दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। जैसे टॉर्क में था सेम बिल्कुल, आर क्रॉस पी, आर पी साइन थीटा, आर इंटू पी परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर इंटू पी। बात समझ में आती है? ये तो हो गया अगर एक पॉइंट पार्टिकल चल रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट के अबाउट पूरा कोई घूम रहा है तो उसका मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम किससे लिखते हैं? L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो दो हो गए, एक चलने के लिए और एक चलने के लिए आर क्रॉस पी वाला, और घूमने के लिए आई इंटू ओमेगा। बात समझ में आती है? न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाय, मोमेंटम को चेंज करने के लिए कौन जिम्मेदार है? फोर्स। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम को चेंज करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? टॉर्क। तो ये फॉर्मूला आपके पास आता है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू डीएल बाय, कहता है अगर टॉर्क 0 होगा तो डीएल भी
जीरो होगा, दैट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो एंगुलर मोमेंटम के जो है वो कंजर्वेशन के ही आते हैं आप लोगों को। अगर एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू जीरो देन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। क्या इतनी बात समझ में आती है बच्चों? और घूमने के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या बताया था आपका, आई इंटू, तो आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू। कब होगा ये? जब नेट टॉर्क कितना होगा, जीरो। क्या मेरी बात समझ में आती है? जैसे ये वाले एग्जांपल के साथ आज ये वो बैलेट डांसर वाला एग्जांपल ना, कि जैसे ये घूम रही है तो एक्सिस किधर है, ये एक्सिस है ना, चेयर पे बैठी हुई घूम रही है, दिस इज द एक्सिस। हाथ खोले हो तो हाथ दूर को है, तो हाथ एक्सिस से दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। तो ओमेगा ऐसे ही है ना यार, एल इज इक्वल टू क्या होगा, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू। और जब हाथ इसने पास में ले आई तो आई बढ़ा के घटा, तो ओमेगा बढ़ जाएगा, तो रोटेशनल स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। बात समझ में आती है? जैसे ये स्विमिंग पूल में कूद रहा हो गया, ऐसे है ना वो, जैसे आप ओलंपिक्स में भी देखते हैं तो पहले स्ट्रेच किया हुआ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, तो आई सॉरी ओमेगा कम होगा। बॉडी को पास ले आया, समरसॉल्ट किया, तो ये एक्सिस होगी ना, जैसे ये बिल्कुल बीच में से पास हो रही है, तो आई कम हो गया तो ओमेगा बढ़ गया, तेज तेज घूमेगा, और जब पानी में घुसने वाला होता है फिर से बॉडी को क्या कर लेता है, स्ट्रेच कर लेता है। जैसे ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म था, ये आदमी किनारे पे खड़ा था, तो अभी एक्सिस से पास था कि दूर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, तो ओमेगा ये दौड़ते दौड़ते बीच की तरफ आने लग गया, तो एक्सिस से इसका डिस्टेंस, तो आई, तो ओमेगा ज्यादा होगा। फिर पर क्वेश्चन एक ऐसा भी आता है कि इधर से कीड़ा चल के इधर को चला गया, पहले ओमेगा बढ़ेगा और जब इधर से इधर जाएगा तो ओमेगा कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे एक ये वाला क्वेश्चन चलता होता है दुनिया में कि जी एक डिस्क थी, घूम रही थी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, इस डिस्क के ऊपर धीरे से, मान लो इसका मास m था, रेडियस एक रिंग रख दी गई, मास m/2 था, रेडियस भी मान लेते हैं r/2 था, तो क्या होगा, धीरे से रख दी गई, धीरे से रखी तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगाया क्या, तो टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू, तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, mr²/2 इंटू ओमेगा इनिशियल था, अब कितना हो गया, डिस्क तो आज भी जिंदा है ना, प्लस रिंग का क्या होता है mr², पर उसका m क्या है, r कितना है। क्या मेरी बात समझ में आती है? कोई दिक्कत है? ठीक है, बाकी थोड़ा थोड़ा तो आपको खुद से पढ़ना भी पड़ेगा, सब कुछ नहीं हो सकता है क्लास के अंदर, ये तो आप लोग अच्छे से समझ लें, पर जितना हो सकता था उससे भी आज मैंने खैर बहुत ज़्यादा ही करा दिया, इसकी मदद से लिखा हुआ था काम। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को और सिखाता हूँ, ये बच्चों हमने क्वेश्चन किया था ना प्योर, है ना, एक बार इसको दोबारा देखते हैं। एक आखिरी चीज, तो हमने कहा था ये गोल ऑब्जेक्ट को पहले फेंक दिया था, आगे को वेलोसिटी कितनी थी बच्चों इसकी, v0, थोड़ी देर बाद क्या शुरू हो गई बच्चों इसकी, प्योर रोलिंग, तो v किसके बराबर हो गया, ओमेगा r के। तो देखो इसको दो लाइनों में भी निपटा सकते हैं, कैसे, जैसे आपने इसको आगे को फेंका, फ्रिक्शन किधर लगा बच्चों, पीछे को, मतलब जब तक प्योर रोलिंग नहीं होगा फ्रिक्शन तो इसी लाइन के लॉन्ग ही लगेगा ना, मैं इसी लाइन पे एक पॉइंट लेके उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख सकता हूँ, तो टॉर्क एक्सटर्नल कितना लग रहा है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन ही टॉर्क देने की कोशिश कर रहा था, और वो तो इसी लाइन से, तो इसी लाइन के पे मैं कोई भी पॉइंट ले लूंगा तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा, जीरो। क्या मेरी बात समझ में आती है? और एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल, तो इसी पे कोई पॉइंट है
तो बच्चों पहले तो घूम नहीं रहा था ना, तो एंगुलर मोमेंटम क्या लिखा जाएगा, एम वी नॉट इंटू आर, एम नॉट इंटू आर। बच्चों एम वी आर सीखा था ना अभी आप लोगों ने, सेंटर ऑफ मास चल रहा है ना आगे, कितनी डिस्टेंस पे है इस पॉइंट से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छे शब्द में नहीं समझ में आया, पक्का आया कि और धीरे से बताऊं। फाइनली एम वी आर प्लस आई ओमेगा, अब आगे को चल भी रहा है साथ में घूम भी रहा है, और अगर प्योर है तो आई किसके, वी, ये ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, वी बाय आर। बस यहाँ से v कॉमन निकाल के बाकी डिवाइड करके v निकल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्यों लिख, तो सिर्फ इसी पे ही कोई पॉइंट लेके, इसी लाइन पे, क्यों इसी लाइन पे, क्योंकि फ्रिक्शन का टॉर्क उसके अबाउट कितना होगा। अब एंगुलर मोमेंट वेक्टर होता है तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए कि माइनस, वो कैसे देखूंगा मैं, देखो L का फॉर्मूला होता है m इंटू आर क्रॉस वी। देखो बच्चों इस पॉइंट के अबाउट देख रहा हूं ना, तो आर वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, समझ रहे मेरी बात को, वी वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, तो आर क्रॉस वी किधर को हो गया बच्चों, ऐसे ही यहाँ पे भी आर क्रॉस वी किधर को हो जाएगा। और आई ओमेगा की डायरेक्शन किससे देखते हैं, ओमेगा से, ओमेगा की तरफ फिंगर्स घुमाओ, हम किधर आ गया, अंदर को। बात समझ में आ गई, तो सारी डायरेक्शंस किस तरफ है, इसीलिए सबको जोड़ दो। दोबारा कुछ समझानी है कहानी, बात समझ में आती है। एक बात और ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम हो सकता है कुछ पॉइंट्स के अबाउट कंजर्व्ड हो और कुछ के अबाउट कंजर्व्ड, किन के अबाउट कंजर्व्ड होगा, जिनके अबाउट टॉर्क जीरो होगा। ऐसा नहीं ना हो, जरूरी नहीं है ना कि टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट जीरो हो, अगर तो इक्विलिब्रियम है तब तो हर पॉइंट के अबाउट जीरो होगा। जैसे यहाँ पे इन पॉइंट्स के अबाउट टॉर्क कितना था बच्चों, पर किसी भी और पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ कहीं पे भी पॉइंट ले लो तो डिस्टेंस पे होगा ना, तो फ्रिक्शन का टॉर्क, तो इस पे कहीं पे भी पॉइंट ले लो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, अदरवाइज कंजर्व्ड नहीं रहेगा। क्या बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है? चलो फिर लिख लिया ना, नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, थोड़ा पढ़ो। अब एक काम करना, अच्छा इस टेस्ट में क्या क्या आना सिलेबस में, आपने लॉज ऑफ मोशन, इस टेस्ट में आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी है ना। देखो सिंपल बात, मजाक में नहीं, पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तीनों चैप्टर लंबे हैं क्योंकि ये इनमें लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी और रोटेशन, इसमें आपको कोलिजन्स भी आएगा, सेंटर ऑफ मास भी आएगा, सर्कुलर मोशन भी आएगा, ठीक है। और रोटेशन तो अभी आप लोगों ने काफी टाइम से प्रैक्टिस भी नहीं किया है, तो इस टेस्ट में प्लीज थोड़ा सा ढंग से मेहनत कर लेना है ना। ऐसा नहीं कि चलो इसको हम छोड़ देते हैं बाद में देख लेंगे, बाद, अब बाद का टाइम तो है ही नहीं ना, बाद तो फिर वही होता अगले साल, मुझे लगता नहीं आप लोग करना चाहोगे तब, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी ऐसा है कि कभी ज्यादा काम आ गया तो घबराने का नहीं, ऐसा है कि अपन कम सो लेंगे, एक दिन 2 दिन 3-3 4-4 घंटे सो के भी हम लोग जिंदा बचेंगे, क्या दिक्कत है, जिंदा ही रहना ना इम्पोर्टेंट, और क्या है। तो थोड़ा सा इस टेस्ट में मेहनत ज्यादा लगेगी, कर लेना, ठीक है। ये तो मामला गड़बड़ा गया, बिल्कुल। कल हम लोग रोटेशन के राउंड्स डिस्कस करेंगे, कल भी आप लोगों को खाना पड़ेगा, कल हम लोग, हाँ आप भी ऑब्वियस है तो मैं करूँगा ही, तुम लोगों ने लिखा ही नहीं, मैं क्या करूँ, तो है ना, नोट्स तो मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा, पीडीएफ ही भेज दूंगा अभी मैं, तो आप लोग देख लेना। और प्लीज़ इस टेस्ट में क्या, शायद सर ने भी कुछ पढ़ाना है तो उसके लिए सर ने बुलाना है मॉर्फोलॉजी, नहीं तो मैंने तो पहले ऑनलाइन का ही सोचा था, फिर तो आना तो पड़ेगा ही, तो फिर है ना। और जोर पूरा लगाओ सारे बच्चे।